दुख विदारीं शुद्ध सिद्धांत सारां निखिल भवगतानां ज्योतिनीं ज्ञान रूपां प्रकटित परमार्थां शारदां वंदनीयां नौमि विद्यां मनोज्ञां नौमि विद्यां मनोज्ञां नौमि विद्यां मनोज्ञां। दोनों विद्यालयों का प्रबंध तंत्र, सनातन धर्म पब्लिक स्कूल पीतमपुरा का प्रबंध तंत्र और मेरी उसकी प्राचार्य मेरी बहन अनीता शर्मा जी, नवजीवन पब्लिक स्कूल की प्राचार्य अंजना दीक्षित जी और उनका प्रबंध तंत्र, कार्यक्रम की संयोजिका सनातन धर्म पब्लिक स्कूल की रेखा सिंह जी और आप सब अध्यापक मित्रों, आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार इस दृष्टि से कि आज विद्या और ज्ञान के प्रति समर्पित अध्यापक भी दिन प्रतिदिन विरल और मुश्किल से मिलने वाले व्यक्ति होते जा रहे हैं। ऐसे में आप रविवार के दिन भी अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर इस शिक्षा के कार्य में के लिए आप प्रस्तुत हुई हैं, तो निश्चित रूप से आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। हम 4 अवधारणाओं से बात प्रारंभ करते हैं। पहली अवधारणा है उच्चार, दूसरी अवधारणा है वर्तनी और तीसरी अवधारणा है लिपि और चौथी अवधारणा है भाषा। ये चारों अवधारणाएं दिखने में लगता है कुछ मिलती जुलती सी हैं, पर ध्यान से अगर आप विचार करें तो चारों अवधारणाएं एक जैसी नहीं है। हम जो बोलते और सुनते हैं उसे उच्चार या उच्चारण कहा जाता है, या वो एक बृहत्तर उच्चार रूप का अंग भी बनता है। इस उच्चारण की विशेषता है कि वो जिस समय उच्चारित होता है ठीक उसी क्षण वो नष्ट भी होता जाता है, अर्थात हमारे उच्चार और श्रवण के तंत्र के साक्षात से उसकी उपस्थिति ओझल होती जाती है। इस उच्चारण को सुरक्षित करने के लिए जब हम किसी लेखन विधि का सहारा लेते हैं तो वह लेखन विधि की जो व्यवस्था है, जो लेखीय प्रतीकों की बनी होती है, लेखीय प्रतीकों अर्थात लिखे जाने वाले प्रतीकों की बनी होती है, जिसे हम वर्णमाला भी कहते हैं, वर्णमाला के वर्णों की बनी होती है, वह लिपि कहलाती है। अर्थात लिपि उच्चार को सुरक्षित करने का माध्यम है, लिपि उच्चार रूप नहीं है।
तो लिपि और उच्चार का अंतर आप की दृष्टि में साफ हुआ होगा। उच्चार वह जिसे हम बोलते हैं या सुनते हैं, और लिपि वह जिसमें हम उच्चार को लंबे अंतराल तक सुरक्षित करने के लिए रिकॉर्ड करते हैं, अर्थात संरक्षित करते हैं। अब किसी शब्द के उच्चरित होने पर या उच्चार के सुने जाने पर, क्षमा चाहूंगी एक सेकंड, आपको स्क्रीन शेयर करना है? हाँ, क्या अभी शेयर नहीं हुई क्या? अभी हाँ, क्योंकि शेयर नहीं हो रहा इसलिए। अच्छा, हाँ, नहीं शेयर कर रहे हैं। हाँ जी, अब शेयर हो पा रही? नहीं, अभी नहीं हुआ। मैं करता हूँ। हाँ, अब हुई जी? हाँ जी, अच्छा। तो मैं बात कर रहा था उच्चार, वर्तनी, लिपि और भाषा की। तो मैंने लिपि को बताया कि हम जो बोलते और सुनते हैं उसे संरक्षित करने का जो माध्यम होती है वह लिपि होती है। तो और वो जो लिपि है वो लेखन विधि की व्यवस्था का नाम भी है, या वर्णमाला का के लेखन की व्यवस्था का नाम भी लिपि है। हम किसी शब्द को जिस क्षण उच्चरित करते हैं वो उसी क्षण उच्चार और श्रवण की परंपरा से दूर हो जाता है। उसे संरक्षित करने का काम हम लिपि के माध्यम से करते हैं। वर्णों के, अब शब्द है कोई, जैसे मान लीजिए एक निश्चित शब्द है, तो निश्चित शब्द जिस क्रम में सुना जाता है उसी क्रम में सुने जाने वाली जो श्रवण की इकाई है, उस श्रवण की इकाई के समतुल्य वर्णों की इकाइयों को उसी क्रम में लिखने का काम हम वर्तनी में करते हैं। तो वर्तनी के लिए अंग्रेजी में, जैसे लिपि के लिए अंग्रेजी में शब्द स्क्रिप्ट है, पर अपन स्क्रिप्ट को न समझे, वर्तनी को ही समझे। वर्तनी में जिस क्रम में जो ध्वनि उच्चरित होती है उस क्रम में ही उस ध्वनि को जब लिपि का अंग बनाते हैं तो उसी क्रम में जब हम लिखते हैं तो उसे हम उस शब्द की वर्तनी कहते हैं। ये वर्तनी शब्द के स्तर पर भी देखी जा सकती है, वाक्य के स्तर पर भी देखी जा सकती है, पद के स्तर पर भी देखी जा सकती है, और पाठ के स्तर पर भी देखी जा सकती है। तो शब्दों के लेखन में कई बार हम वर्णों के अतिरिक्त कुछ अन्य दृश्य वर्णेतर प्रतीकों का प्रयोग भी हम करते हैं। ये अर्थात वर्ण और वर्णेतर प्रतीक मिलकर वर्तनी बनाते हैं। दोनों, वर्तनी केवल वर्णों की नहीं होती बल्कि वर्ण और वर्णेतर दोनों इकाइयों की के समूह का नाम वर्तनी है। इन तीनों अवधारणाओं को जोड़कर उच्चारण और समझ की, ये तीनों जो कौन कौन सी चीजें है? उच्चार अर्थात उच्चरित हो रहा है जो शब्द, वो जो सुना जा रहा है वो, और जो लिखा जा रहा है वो, और जो समझा जा रहा है वो, इन चारों के समाहित रूप का नाम अर्थात टोटलिटी का नाम, इनकी सबके समाहार का नाम भाषा है। तो भाषा इन तीनों को, इस प्रकार भाषा में प्रमुख घटक हुए हम जो बोलते और सुनते हैं, अर्थात वह संरचना। हम जो बोलने और सुनने पर समझ का अंग बनता है, जो समझते हैं अर्थात अर्थ,
और बोलने, सुनने और समझने वाली संरचना को हम जिसके माध्यम से लिखते हैं, ऐसी वह लेखन की इकाई। ये जो तीसरा घटक है स्वैच्छिक है, परंतु महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस घटक के कारण ही जो क्षरणशील भाषा है वह लंबे अंतराल के लिए इसके प्रयोग को सुरक्षित व संरक्षित करती है। परंतु पहले दोनों घटकों का भाषा में होना अनिवार्य है। लिपि, इसलिए हम कुछ भाषाओं को कहते हैं लिपि विहीन भाषाएं। तो भाषा लिपि में हो, ये भाषा के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है, पर अगर उस भाषा की लिपि भी है तो एक अच्छी बात है, क्योंकि उस भाषाई रूप को हम सुरक्षित और संरक्षित और दीर्घकाल तक उसके साथ हम जुड़ाव रख सकते हैं। जैसे अभी अनीता बहन जी ने कहा कि हम रिकॉर्ड के रूप में रख रहे हैं, तो हम लिपि के रूप में उसे रिकॉर्ड के रूप में रख रहे हैं, तो हम दीर्घकाल तक उसके साथ जुड़े रह सकते हैं। पर जो ऊपर की जो दो सत्ताएं हैं, कौन कौन सी? बोलने और सुनने वाली, और इन दोनों के बिना भाषा नहीं, बिना उच्चार के भी भाषा नहीं, और बिना सुने जाए होने के बिना भी भाषा नहीं, और बिना समझ के भी भाषा नहीं। तीनों चीजों के बिना भाषा नहीं। तो बोलने और सुनते जो हैं वो संरचना का एक हिस्सा, और जो समझते हैं वो दूसरा हिस्सा। तो भाषा में दो चीजें हुई, एक संरचना और दूसरा अर्थ। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दो चीजों को मैं खास करके आज आपसे बात करूंगा। मैं थोड़ी कठिनता से सरलता की तरफ आगे चलता चलूंगा। पहले मैं वर्तनी की सरल चीजों को आपको बताने नहीं जा रहा, वर्तनी की कठिन चीजों को आपको बताने जा रहा हूं, ताकि जो लोग लंबे समय तक नहीं जुड़ना चाहते हैं वो आज के बाद अगर छूटना भी चाहें तो छूट जाएं। जो लंबे समय तक साथ जुड़ के काम कर सके और देश के निर्माण में कोई भूमिका अदा कर सके, वो पहले उनको से थोड़ी जटिल चीजों की बात आज मैं करता हूं। भाषा में दो चीजें हैं, एक है समास और दूसरी है संधि। समास और संधि संबंधी संरचना के लेखन में कुछ आप वर्णों के साथ साथ वर्णेतर लेखीय प्रतीकों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे आप यहां देख रहे हैं पहली पंक्ति में यहां तीन प्रतीक हैं। एक बड़ा डैश है जो यथा के बाद लगा है, जो काले रंग में है, यथा के बाद लगा है। दो और आगे लाल रंग में है, एक धन का निशान है और एक ऋण जैसा निशान है, पर छोटा सा अंश है। ये जो धन का निशान है ये संधि चिन्हक है, इसे संधि का चिन्ह कहते हैं। और जो ये ऋण का निशान है इसे हम सामासिक चिन्ह कहते हैं। और ये जो बड़ा काला यथा के बाद जो निशान है इसे हम उदाहरण चिन्ह कहते हैं, उदाहृत चिन्हक भी कहते हैं। ये तीन वर्णेतर प्रतीक हैं। इनका प्रयोग विग्रह की अवस्था को दिखाने के लिए किनका, ये संधि चिन्हक का और सामासिक चिन्हक का, इन दोनों का प्रयोग संधि का भी संधि विग्रह दिखाने में और समास का समास विग्रह दिखाने में प्रयोग किया जाता है। समास और अब लेकिन तीनों के अब यहां देख रहे हैं एक खास जो देखने की बात है, सामासिक चिन्ह जो है उसका आकार छोटा है और जो उदाहृत चिन्ह है उसका आकार लगभग दुगना या दुगना से अधिक है, जो काले रंग में है। तो इसलिए सामासिक चिन्ह को और उदाहरण के चिन्ह को आप एक जैसा नहीं कह सकते, दोनों में अंतर है। सामासिक में आप देख रहे हैं कि वह कैसा है, कि वह उसका आकार छोटा है। अब समास और संधि दोनों प्रकार की संरचनाओं में एक समानता है।
समास भी दो संरचनाओं को संक्षिप्त करने का काम करता है और संधि भी संक्षिप्त करने का काम करता है। तो संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया दोनों में है, समास में भी है और संधि में भी है। ये समास और संधि की बात आप लोग बहुत ध्यान से इसलिए सुनिए कि अभी तक के पाठ्यक्रम में या पूरे देश दुनिया में जो पढ़ाया जाता है हिंदी में, वो ये पढ़ाया जाता है कि हिंदी में समास और संधि दोनों संस्कृत की जैसी हैं। ये पूरी तरह गलत बात है, ये हम यहां सिद्ध करेंगे। हिंदी के समास कुछ अपने भी हैं और संस्कृत से बहुत आगे जाकर के हैं। ऐसे हिंदी की संधियां भी कुछ अपनी हैं जो संस्कृत से बहुत आगे जाकर के हैं, पर संस्कृत में उनका मूल है। ये बात भी हम करेंगे, क्योंकि ये अगर आपको पता होगा तो तभी आप सही स्थान पर ये समासिक चिन्ह का प्रयोग कर पाएंगे और संधि चिन्ह का प्रयोग आप कर पाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि दोनों की संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया एक जैसी नहीं है। संधि में और समास में मूलभूत अंतर क्या है कि संधि में केवल संरचना का मेलन होता है, दो संरचनाओं का। जैसे उदाहरण के लिए विद्या धन आलय है ना, तो विद्या का आ और आलय का आ ये दोनों मिलते हैं और सवर्ण दीर्घ संधि हो जाती है। तो दो संरचनाओं का मिलन किसका हुआ? विद्या के आ का और आलय के आ का। तो यहां संक्षिप्तीकरण हुआ, दोनों के स्थान पर एक आलय हो जाता है तो विद्यालय बन जाता है। विद्या और आलय के मिलन में ये संधि की प्रक्रिया हुई। तो वहां केवल दो संरचनाओं का, संरचना के एक नई संरचना के द्वारा उसके मिलन की बात होती है, तो संरचना के संक्षिप्तीकरण की बात होती है। पर समास में ऐसा नहीं होता। समास में यह प्रक्रिया भी हो सकता है हुई हो, पर जरूरी बात क्या है कि समास में अर्थ की बात खास करके होती है। अर्थ की भूमिका बहुत महत्व की होती है। अर्थ की भूमिका के बिना समास हो ही नहीं सकता, जबकि संधि में अर्थ की कोई भूमिका नहीं होती। अब होता क्या है कि विद्यालय का मतलब वो स्थान जहां विद्या निवास करती हो। विद्या के घर को हम उस भौगोलिक स्ट्रक्चर को विद्यालय नहीं कहते, भौगोलिक स्ट्रक्चर को भी विद्यालय कह लेते हैं, पर वास्तव में जहां विद्या निवास करती हो उस विद्या के निवास के स्थान को हम विद्यालय कहते हैं। तो ये अर्थ की दृष्टि से हम विद्या के का जो निवास स्थान रूप एक स्थान विशेष है, उस स्थान विशेष का परिचायक जो शब्द है, वो शब्द जब विद्यालय उस अर्थ में रूढ़ होता है तो उसके बनाने में यद्यपि संधि भी भूमिका निभा रही होती है, तो विद्यालय शब्द जब उस स्थान विशेष का परिचायक बनता है तो वहां समास के कारण संधि हो रही है, केवल संधि है। तो जब समास के कारण संधि होती है तो वहां समास के कारण होने वाली संधि की प्रक्रिया, तो समास में खास बात क्या है कि वहां अर्थ की भूमिका है। अब ये जो अर्थ की भूमिका है वो चार प्रकार की होती है। एक होती है पूर्व पद प्रधान, एक होती है उत्तर पद प्रधान, और एक होती है अन्य पद प्रधान, और एक होती है उभय पद प्रधान। ये चार तरह की समास की व्यवस्था होती है। ठीक है। जैसे अब समास कहां होता है यहां और थोड़ी समझिए। अभी तक आपने पढ़ते आए होंगे कि दो संज्ञा पदों के मिलने से समास होता है।
ये बात संस्कृत के लिए सत्य होगी, ये सत्य है। पर हिंदी संस्कृत नहीं है, संस्कृत की उत्तराधिकारिणी तो है, पर हिंदी संस्कृत भर नहीं है। ये चारों के उदाहरण अभी हम यहां नहीं बताएंगे, वो कभी अलग से समास के जब पढ़ाने की बात होगी तब बात करेंगे। कुछ उदाहरण आगे आपको मिल जाएंगे, अलग से हम यहां बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं तो फिर केवल पूरा हमारा जो व्याख्यान है वो समास पर हो जाएगा। तो केवल समास पर बात आप अभी नहीं कर रहे हैं, अभी वर्तनी पर बात करनी है, तो वर्तनी पर बात कर रहे हैं। अब एक प्रयोग है हिंदी में, तो फिर। अब ये जो तो फिर है, इसमें तो और फिर का मिलन है। जैसे उदाहरण के लीजिए, वह आएगा तो मैं जाऊंगा। अब यहां जो उत्तरवर्ती घटना है, उस घटना के योजक का काम तो कर रहा है, जो पूर्ववर्ती परिस्थिति में। तो एक परिस्थिति में उत्तरवर्ती घटना जब घटती है तो उसमें योजक का काम करता है। पहले तुम बोलोगे फिर मैं सुनूंगा। अब ये दूसरा वाक्य है, पहले तुम बोलोगे फिर मैं सुनूंगा, अर्थात तुम्हें पहले बोलना पड़ेगा तभी मैं सुनने में ध्यान लगाऊंगा। तो यहां फिर बाद का परिचय है। अब देखिए, लेकिन तो फिर में न तो का अर्थ रहता है और न फिर का अर्थ रहता है। दोनों मिलकर एक अर्थ कहते हैं। तो जहां तो का अर्थ नहीं रहता और फिर का अर्थ भी नहीं रहता, और दोनों मिलकर एक अर्थ में जब रूढ़ हो जाते हैं तो वहां सामासिक रूप बन जाता है। तो वहां तो और फिर के बीच में सामासिक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। सामने के घर में दुर्घटना हो गई, तो फिर बताओ मैं क्या करूं। तो फिर बताओ, तुरंत मैं असमंजस की स्थिति में है, तो उस समय यह वाक्य निकला, तो फिर बताओ मैं क्या करूं। अरे अरे, सामने के घर में दुर्घटना हो गई, तो फिर बताओ मैं क्या करूं। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, तो उस विशेष परिस्थिति को बताने के लिए तो फिर का सामासिक प्रयोग है। तो फिर के बीच में ये जो सामासिक चिन्ह है, जो छोटा ऋणात्मक निशान है, ये लिखा जाना चाहिए। ये इस सामासिक चिन्ह के प्रयोग की बात आज तक के किसी व्याकरण की किताब में और किसी वर्तनी की किताब में नहीं इसका प्रयोग किया गया। ये हमने ये जो बताया ना आपको अभी पहले की उसमें व्याख्यान में मैंने बताया था, ये लॉकडाउन मेरे लिए बड़ा अमृत सिद्ध हुआ। अमृत इसलिए कि 17 मार्च से मैं घर में अपने हूं, और 12 मार्च की वो घटना थी, एक बड़े प्रोफेसर ने पत्र लिखा, उसमें 7 अशुद्धियां। तो ये किताब हमारी पूरी हुई, जिसमें ये आधार पर ये व्याख्यान आपको मैं कर रहा हूं। तो ये जो दोनों पद हैं, तो और फिर, ये अव्यय पद हैं। तो केवल संज्ञा पदों के बीच में समास नहीं होता, इन अव्यय पदों के बीच में भी समास होता है। ये हिंदी की यात्रा है, संस्कृत से आगे की यात्रा। ये वर्तनी में, ये लेखन में हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो फिर वहां अगर ये इस चिन्ह को नहीं लगा रहे हैं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये तो अलग वाला है या फिर अलग वाला है या तो फिर संयुक्त वाला है। आपकी जो 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 लेखन है वो आपका स्पष्ट नहीं होगा। तो स्पष्ट होने के लिए वहां सामासिक चिन्ह में तो और फिर के बीच में
सामासिक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। अब एक और आगे के प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। सामान्यतः राम और श्याम गांव गए, एक वाक्य है। अब यहां जो और है ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए और को हम योजक कहते हैं और अव्यय है। अब कोई बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहा है पर थोड़ा पढ़ भी रहा है, या किसी बच्चे को आप अलग से पढ़ा रहे हैं, तो आप कहते हैं बेटा तुम थोड़ा और ध्यान दो, तुम थोड़ा और ध्यान दो। अब ये यहां और राम और श्याम घर गया, बाला और तो नहीं है, यह है क्या? नहीं है। तो ये और किस अर्थ में है? अतिरिक्त के अर्थ में है, और थोड़ा और अर्थ वाले सर्वनाम के रूप में है। तो यहां ये सर्वनाम है, और कैसा है? थोड़ा और अर्थ के अर्थ में या अतिरिक्त अर्थ के अर्थ में। तो और ध्यान दो, ये और ध्यान एक पद बनता है, ये सामासिक पद बनता है। अब ये सामासिक पद में ध्यान संज्ञा शब्द है और अव्यय शब्द है, तो अव्यय और संज्ञा के बीच में समास हो रहा है। संस्कृत में तो नहीं होता था, ये हिंदी की अपनी यात्रा है। ये काम निदेशालय ने नहीं किया, ये काम हिंदी की तमाम अकादमियों ने नहीं किया, ये काम हिंदी के देश में 1000 विश्वविद्यालय हैं और सब में लगभग हिंदी विभाग हैं, और सब में अगर 10 अध्यापक भी मान लें तो 10 लाख अध्यापक हैं, पर यह काम नहीं हुआ हिंदी की वर्तनी को लेकर। इसलिए हिंदी में वर्तनी के चिन्ह नहीं है, वर्तनी के जो पंक्चुएशन मार्कर जैसे कहते हैं, वर्तनी शोधक चिन्ह वे हिंदी में नहीं है। तो ये और ध्यान दो, तो यहां अव्यय और संज्ञा के बीच में ध्यान भाववाचक संज्ञा है, इसके बीच में समास हो रहा है, तो इसमें सामासिक चिन्ह और ध्यान के बीच में ये ऋण वाला लगेगा। मैं आपको कुछ कठिन बातें बता रहा हूं और कुछ आगे भी आपको ले चल रहा हूं, जो किताबों में लिखा है वो तो आप पढ़ते ही होंगे, तो इसलिए वो मैं आपको नहीं बता रहा। उसकी असुविधाओं पर अगर कोई आप बात करेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, और उसके लिए आपको तैयार होकर आना पड़ेगा, तो फिर उस पर बात मैं करूंगा। अब एक और प्रयोग है, एक ध्यान की किताब का मैं संपादन कर रहा था, तब ये प्रयोग ये नियम मेरे दिमाग में आया। जपते जपते समाधि लेना श्रेष्ठ है। अब हमारे सामने समस्या ये आई, ये जो श्रेष्ठ विशेषण है ये किसका विशेषण है? ये लेना का विशेषण है कि समाधि का विशेषण है कि जपते का विशेषण है, दूसरे जपते का कि पहले जपते का विशेषण है? ये संकट हुआ। तो ये जब संकट हुआ तो समाधान ढूंढा। समाधान क्या ढूंढा? कि पहली जो 2 क्रियाएं जपते जपते, उसमें जप का द्वित्व हो रहा है, 2 बार जप का प्रयोग हो रहा है, तो वो जपते जपते मिलकर एक इकाई बना रही है, जो एक तरह से अव्यय संरचना बना रही है। क्रियाएं जरूर हैं पर वो अव्यय संरचना है, क्योंकि उसके रूप नहीं चलते। अब एक और क्रिया है लेना देना। अब ये लेना और देना जो क्रियाएं हैं, ये आत्मनेपद और परस्मैपद पद में इसका प्रयोग होता है। तो जपते जपते एक हिस्सा बनता है, और समाधि लेना, ये दोनों सामासिक क्रियाएं। कौन सी? जपते जपते भी और लेना, समाधि लेना। तो ये श्रेष्ठ समाधि लेना श्रेष्ठ है।
तो समाधि लेना श्रेष्ठ है। तो अगर आपने समाधि और लेना के बीच में आपने ऋण का चिन्ह नहीं लगाया, सामासिक चिन्ह नहीं लगाया, तो आप बता नहीं पाएंगे ये श्रेष्ठ किसका विशेषण है। समाधि लेने रूप क्रिया का विशेषण है लेना श्रेष्ठ। तो ये सामासिक चिन्ह होना समाधि और लेना के बीच में भी आवश्यक है। ऐसे क्रियाओं के बीच में या ऐसे क्रियामूलक संज्ञा पदों के बीच में या अव्यय पदों के बीच में सामासिक चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य है। तो हिंदी का समास संस्कृत की समास का उत्तराधिकारी भर नहीं है, उससे बहुत आगे गया है। वहां संज्ञा और अव्यय के बीच में भी समास होता है, दो क्रियाओं के बीच में भी समास होता है, दो समान क्रियाओं के बीच में भी समास होता है। क्या अद्भुत हिंदी है। ये हिंदी की विशेषता हमारे 10 लाख विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने और ये अकादमियों ने, निदेशालय विदेशालय ये तमाम सारे हैं, पर मेरा सौभाग्य हो गया कि इन्होंने नहीं किया, इसीलिए तो मुझे ये काम करने का इस लॉकडाउन में अवसर मिला। ये कर देते तो मुझे अवसर नहीं मिलता, तो मैं उनका बहुत उपकार मानता हूं कि नहीं किया, चलो अच्छा किया, मुझे करने का अवसर मिल गया और आपसे चर्चा का अवसर भी मिल रहा है। अब आप देखिए दूसरा उदाहरण, जो कुछ सब कुछ वह सब यह सब। अब आप देखिए जो कुछ के दोनों पद, जो और कुछ सर्वनाम हैं, सब कुछ ये दोनों सर्वनाम है, सब भी और कुछ भी। वह और सब ये वह भी सर्वनाम है, और सब लोग गांव गए तो सब भी सर्वनाम है। यह सब ये भी सर्वनाम है। तो जो केवल संज्ञा पदों के बीच में समास होता हो, यह बात तो सत्य नहीं। सर्वनाम पदों के बीच में भी समास होता है। ये इस नियम में मैंने कह दिया। अब एक बात और, ये जो चारों उदाहरण मैंने आपको बताए, ये चारों उदाहरणों में उत्तर, अब इसमें जो कुछ, जो पूर्ववर्ती पद और कुछ उत्तरवर्ती पद, सब कुछ में सब पूर्ववर्ती पद कुछ उत्तरवर्ती पद, वह सब में वह पूर्ववर्ती पद सब उत्तरवर्ती पद, यह सब में यह पूर्ववर्ती पद और सब उत्तरवर्ती पद। इसमें उत्तरवर्ती पद अपना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। जो कुछ मैंने सुना, तो यहां प्रधानता जो की है। ये जो उत्तरवर्ती पद है वो पहले पद को ही कुछ और स्पष्ट करता है। अब कुछ और अर्थात जितना स्पष्ट खाली जो से होता उसमें कुछ और जोड़ता है। तो ये कुछ और ये खुद में सामासिक बन गया। कौन से, कैसा सामासिक बन गया कि पहला सर्वनाम और दूसरा अव्यय, कुछ और, कुछ में कुछ सर्वनाम और अव्यय कौन सा, योजक अव्यय, ये दोनों जो अतिरिक्त के अर्थ में आ गया, तो यहां सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। ये सर्वनाम, ये दोनों मिलकर के सर्वनाम बना रहे हैं, कुछ और स्पष्ट करता है। यहां पर पहला पद ही, वह पहले पद को ही कुछ और स्पष्ट करता है और पहला पद ही प्रमुख है। यहां उत्तरवर्ती पद उतना प्रमुख नहीं है। ऐसा लगता है कि दोनों पद मूलतः सर्वनाम हैं। कौन से, ऊपर चारों में, कुछ और में नहीं, पर अपना अलग अलग अर्थ न रखते हुए भी सामासिक रूप में एक अर्थ कह रहे हैं, जो दोनों पदों के द्वारा अलग अलग प्रयोग होने पर नहीं कहा जा सकता। अर्थात जो के द्वारा भी वह अर्थ नहीं कहा जा सकता और अकेले कुछ के द्वारा भी वह अर्थ नहीं कहा जा सकता। इसलिए इन दोनों पदों के बीच में योजक सामासिक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। जो कुछ के बीच में भी, सब कुछ के बीच में भी, वह सब के बीच में भी, यह सब के बीच में भी। और ये नहीं लगाया तो ये एकीभूत नहीं होंगे, और जब एकीभूत नहीं होंगे तो ये वाक्य के समुचित घटक नहीं बनेंगे। ये हमारे यहां अब तक न होता आया,
इसलिए यह लगाना अनिवार्य है। तो सामासिक चिन्ह कौन सा? वही छोटा ऋण। अतएव जो कुछ सब कुछ वह सब यह सब में सामासिक चिन्ह का प्रयोग हमने यहां किया है। ये हिंदी की नई यात्रा है। अब एक और आगे प्रयोग आप देखिए। जो कि, जैसा कि, जैसे कि, ज्यों की आदि प्रयोगों में पहला पद ही प्रमुख अर्थ निर्धारक है। इसमें इनमें भी पहला पद ही प्रमुख है। पहला पद सर्वनाम रूप है, जबकि दूसरा पद अव्यय है, क्योंकि उसने कहा, उसने कहा कि तुम घर जाओ। अब यहां जो कि है वो योजक है और अव्यय है, जोड़ने का काम कर रहा है उसने कहा को और तुम घर जाओ को। और अव्यय इसलिए है कि की के कोई रूप नहीं चलते, तो दूसरा पद अव्यय भी है और योजक भी है। पर इस दूसरे पद के बिना भी हिंदी की सहज वाक्य रचना नहीं बनती। जो कि, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, जैसे कि, ज्यों की, ये हिंदी की सहज वाक्य रचना में ये प्रयोग मिलते हैं। इसलिए वहां योजक सामासिक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। कहां कहां मिलते हैं ये ढूंढकर आप देखिए, और कोई दिमाग में सवाल उठे तो फिर चर्चा करिए, चर्चा के लिए आइए, और हम फिर हिंदी के नए व्याकरण को रचेंगे, आपके साथ रचेंगे, और उसमें पूरा आपका श्रेय होगा। तो अकेले हिंदी के व्याकरण, हिंदी केवल मेरी बपौती नहीं है, हिंदी पर अधिकार जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। पर हिंदी विज्ञान की भाषा, हिंदी बुद्धि की भाषा, हमारी वर्तनी ज्ञान विज्ञान की भाषा बने, ये काम आपके विद्यार्थियों की और आपकी मदद से हम सब मिलकर करेंगे, जो 73 वर्षों में नहीं हुआ। अब हमारे प्रभास जोशी जी ने कहा कि जबकि का प्रयोग मत करो भैया, मेरी बुद्धि में चढ़ता नहीं, क्योंकि जबकि का प्रयोग आम जनता कर रही है। प्रभास जोशी जी के कह देने से ये प्रयोग रुक जाए, ऐसा होने वाला त्रिकाल में भी नहीं है। जबकि के प्रयोग में जब कालवाचक है और की, जैसा ऊपर कहा, अव्यय और योजक है। इस दूसरे पद के बिना भी हिंदी की सहज वाक्य रचना नहीं बनती। दूसरे पद का होना प्रथम पद के साथ अनिवार्य सा है। इसलिए जब और की के मध्य में सामासिक चिन्ह का, हाइफन का प्रयोग अनिवार्य है। अब आप देखिए, तो आप दोनों आप समझ गए, जबकि के बीच में भी वहां अगर हम सामासिक चिन्ह नहीं लगा रहे हैं तो आप कुछ आप ठीक सी उसके सामासिक स्वरूप को आप नहीं रख रहे हैं। ये करिए। मेरे ऊपर अब आंच आने वाली है। वाक्य है मेरे ऊपर अब आंच आने वाली है। इस वाक्य में आंच आने वाली है, आंच कैसी है? आने वाली। तो ये जो आने वाली पद है ये विशेषता बता रहा है। खाली आना विशेषता बता रहा है या खाली बाला विशेषता बाली बता रहा है? नहीं बता रहा है, दोनों मिलकर विशेषता बता रहे हैं। आंच कैसी है? आने वाली है। तो आने वाली ये सामासिक पद है। ये किससे बन रहा है मिलकर के? आना क्रिया से और बाला उसके विशेषक भाव से। इसमें है क्रिया वर्तमान कालिक है।
पर यहां वाक्यार्थ का यथार्थ वर्तमान में घट नहीं सकता, क्योंकि आंच अभी है तो है नहीं मेरे ऊपर, आने वाली है। तो ये वर्तमान तो ये है क्रिया, यहां इस है क्रिया को सारे व्याकरणों में हम वर्तमान काल बताते हैं। ये वर्तमान काल नहीं है, यह न वैसा वर्तमान है। इस वाक्य में मेरे ऊपर आंच आने वाली है, और न ऐसा भविष्य है, मेरे ऊपर आंच आएगी। आएगी में जो भविष्य है वो आंच आने वाली है में भविष्य नहीं है। तो ये न वैसा, इसमें इसका जो है न वर्तमान है वैसा, न वैसा भविष्य है। ये कुछ विशेष प्रकार की वर्तमान और भविष्य के बीच की कोई स्थिति है। इसलिए यहां क्योंकि आंच की विशेषता आने वाली इन दोनों पदों से मिलकर हो रही है, तो ये दोनों पद सामासिक पद हैं और जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो इसलिए आने वाली के बीच में भैया अगर समास नहीं लगाएंगे तो फिर ये आंच का विशेषक पद कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। तो ये जो है वर्तमान, ये इसका जो है वो भविष्य में घटता सा दिखता है, पर वैसा भविष्यकालिक नहीं है जैसा आएगी में है। तो इसमें सामासिक चिन्ह लगाने की जरूरत है, क्योंकि आने और वाली दोनों मिलकर आंच की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए सही प्रयोग हुआ आंच आने वाली है, इसके बीच में सामासिक चिन्ह लगाते हुए। अब आप देखिए, क्रिया को भी हम एक वाक्य आज ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं। जो हमें पढ़ाया गया पिछले 73 सालों में हिंदी के नाम पर, जो भी हमने पढ़ाया, पता नहीं क्या पढ़ाया या क्या हमसे पढ़वाया गया। अंग्रेजी की भी बहुत दुर्दशा है। अंग्रेजी व्याकरण पर अभी मेरा एक IIT में व्याख्यान था, अंग्रेजी व्याकरण की कमजोरियां। मैंने कहा कि बताओ, ये वहां को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, जो मैंने सुबह आपसे कहा था। वहां एडवर्ब ऑफ प्लेस अंग्रेजी में भी नहीं है। वहां भी वो प्रोनोमिनल इंडिक्लाइनेबल है। ये हम हिंदी वाले कह रहे हैं, अब संभालो अपने बाप को। हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हिंदी मातृभाषा के रूप में ठीक तरह से हमने समझी, और उसके आधार पर हम अंग्रेजी को, अंग्रेजी वालों को भी समझा रहे हैं, और वो समझने को तैयार हैं। अब अपने व्याकरण में वो लाने को तैयार हैं। तो मेरा आपसे बार बार अनुग्रह और आग्रह है। अब एक प्रयोग और बता करके 12:40 हो रहे हैं, 12:50 तक या 12:45 तक बात करते हैं। और कर लेता है, मैं सब कठिन कठिन बातें आज समास पर ही केवल बात कर रहा हूं। और कर लेता है, सुरेश यह काम और कर लेता है। अब इस घटक में आप देख रहे हैं, एक घटक है और, दूसरा घटक है कर, तीसरा घटक है लेता, और चौथा घटक है। अब इसमें कर और ले, ये दो धातुएं लगी हैं, कर लेता, जबकि पहला घटक और अव्यय और योजक है। दो धातुएं हैं, एक अव्यय है। हिंदी की सामासिक संरचना बड़ी अद्भुत है। ये ऐसी अद्भुत है जिसे आप पढ़ें तो कविता के रस से ज्यादा रस आता है इसमें। कभी हमको आपको साहित्य के पढ़ने और पढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। अरे उसमें भी अद्भुत आनंद है। मैंने आपको उदाहरण सुबह दिया था ना, 75 करोड़ हमने सुंदरकांड की प्रतियां बांटी। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई। इस पहली चौपाई को हम 73 वर्षों में 10 लाख अध्यापक विश्वविद्यालयों के ठीक से पढ़ा नहीं पाए, जिस तरह से गोस्वामी जी पढ़ते थे। क्योंकि कारण क्या हुआ? क्योंकि हम बर्तनी में ठीक से लिख नहीं पाए। ये लिखने का काम अब हम करेंगे आपके साथ मिलकर, उसे फिर बाद में बात करेंगे। अब हम यहां और कर लेता है पर बात करते हैं। तो कर और लेना ये धातुओं से बने हैं,
और अव्यय है और है, फिर जो सार्वनामिक अव्यय है और अतिरिक्त अर्थ में है, जैसे पहले ऊपर हमने बताया था। इसके अतिरिक्त चौथा घटक कालवाचक है, पदांत है। तो यह सामासिक अर्थ वाली संयुक्त क्रिया है, क्योंकि कर लेना से और देना से बनने वाली जो क्रिया होती है वो संयुक्त क्रिया होती है। पर यहां और कर के बीच में समास हो रहा है, तो यह सामासिक अर्थ वाली संयुक्त क्रिया है। ये नई क्रिया हमने ढूंढी जो अब तक के व्याकरणों में नहीं पढ़ाई जाती। चारों घटक समान स्तरीय नहीं है, अतः इसमें केवल शुद्धता सामासिक क्रिया ऐसे नहीं कह सकते और शुद्धता ऐसे संयुक्त क्रिया भी नहीं कह सकते। तो यह सामासिक के साथ साथ संयुक्त क्रिया है। तो संयुक्त क्रिया कॉम्प्लेक्स वर्ब और कंपाउंड वर्ब की सीमा में ये नहीं आती। अंग्रेजी की व्याकरण में ऐसा कुछ पढ़ाने का है ही नहीं, वो पढ़ा नहीं सकते। उनको पढ़ना चाहिए अंग्रेजी का व्याकरण फिर से। कभी अंग्रेजी के बताने की बात होगी तो फिर इसकी बात मैं करूंगा आपसे। ये तो इन चारों के बीच में ये लगने की जरूरत है। आपने अव्ययी भाव समास में पढ़ाया होगा प्रतिदिन, यथावश्यक, यथा तथा वगैरह वगैरह, जिसमें पहला पद अव्यय होता है। मुझे तो कुछ और आगे मिला। उसने तुम्हारी भर सुनी, किसकी सुनी? केवल तुम्हारी। तो यहां इस वाक्य में भर का प्रयोग केवल के अर्थ में हुआ है। गांव भर के लोग, अब यहां भर का अर्थ दूसरे अर्थ में, किसमें? सब लोग, संपूर्ण के अर्थ में या सब के अर्थ में, एकीभूत भाव में भर का प्रयोग। तो ये जो भर है, ये भर तुम्हारी और भर के बीच में सामासिक चिन्ह लगाया जाना चाहिए। तो अव्ययी भाव समास अव्यय पद के रूप में भी होता है, अव्यय पद बनाता भी है। और यहां ये जो भर निपात है जो अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ये अव्यय पद शब्द के पहले ही नहीं लगता, शब्द के बाद में भी लगता है। ये नया नियम हिंदी वर्तनी का बनाना पड़ेगा। तो तुम्हारी और भर के बीच में हमें सामासिक चिन्ह लगाना पड़ेगा। अतः भर सामासिक पद रचक है और यह अव्ययी भाव समास बना रहा है। ये संस्कृत के अव्ययी भाव से नया अव्ययी भाव है जो हिंदी ने बनाया। अभी मैंने आपको कहा था सुबह, ये जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, इसने ये सब जो पंचमाक्षर यहां लिखे हैं, ये उदाहरण है। इन सबको कह दिया अग्रहणी। अरे भैया, जिन किताबों में तुम्हारे कहने से पहले जो किताबें हमारी पुरानी छपी हैं, हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ने देते? उन बच्चों को क्यों अक्षम बना रहे हो? हम प्राचीन भारत की या मध्यकाल के भारत की या 20 साल 30 साल 40 साल पहले, आपने जब तक मानक नहीं बनाया उससे पहले की किताबों को हम पढ़ने के लायक तो बने रहे। तो तुम्हारा ये जो नियम है वो हमारे गले नहीं उतरता है ना। तो हम अपनी ही परंपरा से काट दिए जाएं, ये काम हमारी इन संस्थाओं ने किया। तो ये पांचों हमने उदाहरण, इधर अग्रहणी है, इसको इन्होंने निदेशालय ने अग्रहणी कहा और इनको इन्होंने ग्रहणीय कहा। हम, मेरी मान्यता है, जो मैंने आपको बताया था कि अध्यापक भी भ्रम की स्थिति में और विद्यार्थी भी भ्रम की स्थिति में कि विद्यार्थी बेचारा क्या सीखे, कौन सा उच्चारण सीखे, अध्यापक कौन सा सिखाए। तो पांचों पंचमों में से अनुस्वार का संबंध उच्चारण के किस स्तर पर कैसे जोड़ें, यह संकट है। इसलिए पंचम का बनाया जाना, माना जाना अनिवार्य है। एक और नियम आप लीजिए, वो कहते हैं यरालावा और आदि, ये जो यरालावा हैं और अंतस्थ हैं और श स ह आदि उसमों के पहले अनुस्वार किसी
पंचमाक्षर से परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात संयम, संरक्षण, संलग्न, संवाद, संशय, संसार और संहार जो पहले लिखे हैं अनुसार से, ये ऐसे लिखे जाएंगे। इनको जैसे जो बाद में लिखा जा रहा है पंचम के द्वारा, ये उचित नहीं है। ये संस्कृत के काल में भी नहीं था और अब भी नहीं। ये फिर नियम उनका काम का नहीं है। चंद्रबिंदु का संबंध और अनुस्वार का संबंध, जो अनुस्वार है वो नासिक के व्यंजन है और चंद्रबिंदु स्वर है, दोनों में अंतर है। चंद्रबिंदु क्या है? बावुल है, स्वर है, और अनुस्वार जो है वो नासिक के है, क्योंकि वो ङ, य, ण, न और म के रूप में आता है। तो पहला स्वर रूप है और दूसरा व्यंजन रूप। दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग अलग है, दोनों अर्थभेदक और पृथक पृथक पहचान वाले घटक हैं। इसलिए मेरी मान्यता है कि भाषा में और भाषा के लेखन में और वर्तनी में दोनों को पढ़ाइए। ये जो ऐसी गलत सलत किताबें हैं, इन किताबों में भी मैं एनसीईआरटी को भी कहने जा रहा हूं, और उनको मानना उनकी लाचारी होगी, नहीं लाचारी होगी तो विदेश से लोग, हमने अमेरिका के बच्चों के लिए जो किताबें तैयार की हैं उनमें हमने डाला है, क्योंकि उनको सिखा नहीं सकते आप हिंदी उससे। तो जहां पर ध्वनि शुद्ध अनुनासिक हो वहां पर चंद्रबिंदु का प्रयोग करें, वहां में, जहां में, हां में। अब यहां पर बिंदी रख देंगे, सांप में, इंसान में है, इंसान में है, बहुत वो काइया आदमी है, इसमें तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो अनुस्वार का प्रयोग जहां होना चाहिए वहां अनुस्वार का प्रयोग करें, और जहां चंद्रबिंदु का प्रयोग होना चाहिए वहां चंद्रबिंदु का प्रयोग करें। ये सुविधा, अभी उंगली आप औंघना नहीं लिख सकते आप। ये हमारे इसमें आपको केंचुआ लिखना देख पा रहे हैं आप, और सैकड़ा लिखना देख पा रहे हैं। ये हमारे फॉन्ट में हमने व्यवस्था की है। ये कहीं आप देख पा रहे हैं चंद्रबिंदु में लिखा है, ये हमने फॉन्ट भी नया बनाया है। ये फॉन्ट आईआईटी, ये जो काम आईआईटीज का था, आईआईटी नहीं कर पाए 77 सालों में। आईआईटी कोई हिंदी का फॉन्ट बना के नहीं दे पाए, किसी भारतीय भाषा का फॉन्ट बना के नहीं दे पाए। ये हमने यहां आप जो देख रहे हैं, ये जो आप कहीं में नीचे आप इस पंक्ति में अंतिम बार देख रहे हैं, ये जो चंद्रबिंदु है ये है। तो ये चंद्रबिंदु आदि हिंदी लेखन के लिए आवश्यक हैं। हमने कुल 73 नियमों को लेकर, ये हमारी बहुत सारी स्लाइड्स हैं, उतनी सब तो आपको बताई नहीं जा सकती। 41 स्लाइड में कुछ लेकर के हम आए थे, उसके लिए संभव नहीं है। ये बात यहां पूरी करते हैं। अंत में हम किताब की बात करते हैं, ये फिर कभी आगे साझा करेंगे और फिर आगे हम आपके साथ जुड़कर कुछ काम करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत आपका अभिनंदन करते हुए अंतिम स्लाइड की तरफ चल रहा हूं। अंतिम स्लाइड से थोड़ा पहले 10 मिनट केवल एक्स्ट्रा ले रहा हूं। देखिए, कोरिया से बच्चा एक बीटेक करके अमेरिका में जाता है तो उसको नौकरी मिलती है 40,000 से $50,000 की। आईआईटी कानपुर से या किसी भी आईआईटी से हिंदुस्तान का बच्चा जब अमेरिका में जाता है तो उसको नौकरी मिलती है $20,000 से $30,000 प्रतिवर्ष की पहले वर्ष। आगे चल के वो आगे बहुत बढ़ता है, वो अलग बात है। शुरू में नौकरी उसको $20,000 से $30,000 की मिलती है। क्यों मिलती है? इसलिए मिलती है कि उस बच्चे को, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो उड़िया का हो, तो पहले उसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब वो कंप्यूटर की भाषा में कोई प्रोग्राम लिखने के लिए कन्वर्ट कर पाता है। तो उसको 1.5 गुना समय अधिक लगता है एक कोरिया के बच्चे की तुलना में। तो मल्टीनेशनल कंपनियां उसके बच्चे को तो $40,000 में रखती हैं फ्रेशर को, और हमारे बच्चे को $20,000 से $30,000। तो ये भाषा का और बर्तनी का, हमने बर्तनी को ठीक से नहीं समझा तो हमको दंड हमारे बच्चों को भोगना पड़ रहा है जो अमेरिका जा रहे हैं। 1913 में $1 9 पैसे के बराबर था। ये आंकड़े हैं।
1925 में वो डॉलर 10 पैसे के बराबर, अर्थात 1 रुपए में 10 डॉलर। और 1984 में जब पहली बार मैं अमेरिका में पढ़ाने गया तो 1 डॉलर 9 रुपए कुछ पैसे के बराबर। और अभी जो 2020 में गया, जिन दिनों में मार्च से पहले, तो उस समय 77 रुपए का डॉलर था। तो दिन प्रतिदिन हम गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी भाषाओं को, हम अंग्रेजी के व्याकरण लिखने में हमारे नई पीढ़ी के ये कॉन्वेंट के पढ़े हुए लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सृजनात्मकता, मैंने अभी कहा था, 3 चीजें प्रभावित हो रही, कल्पनाशीलता प्रभावित हो रही, उनकी नए अनुसंधान की प्रवृत्ति प्रभावित हो रही है, उनकी ये सब चीजें प्रभावित हो रही हैं। तो हम भाषाओं को ठीक से न समझने के कारण हम आर्थिक परतंत्र भी हो रहे हैं और डॉलर के गुलाम हो रहे हैं। तो अगर भारत की स्वतंत्रता चाहते हैं, क्यों, हमने ये आंकड़े भी आपको दिखाए कि ये हमारी हिंदी नंबर 1 पर होगी अगर हम इसकी सारी उपभाषाओं को, और भारतीय भाषाओं वाले लोग जो हिंदी, तमिलनाडु के लोग भी हिंदी बोलते हैं, उनकी हिंदी को भी अगर हिंदी की संख्या में जोड़ दें तो 1 से भी बहुत ऊपर चली जाएगी, है ना, जबकि उनकी हिंदी भी तो हिंदी है। तो हिंदी का बाजार भी बड़ा है, पर उस बाजार की शक्ति को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हम हिंदी अध्यापक भी हिंदी ठीक तरह से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हिंदी के संवर्धन का काम, हिंदी के व्याकरण लेखन का काम, हिंदी के सांचे में हिंदी के कोश बनाने का काम, ये 71 नियम जो 8 लाख बच्चे फेल हो गए, किसी बोर्ड ने नहीं किया, किसी स्कूल ने नहीं किया, किसी विश्वविद्यालय ने नहीं किया। ये काम ये इस लॉकडाउन के समय में मैं कर सका हूं, जिसके कुछ नियमों को मैं आपसे साझा कर सका हूं। मैं आप सबका बहुत आभार और उपकार, दोनों विद्यालय के प्रबंधन तंत्रों का, दोनों प्राचार्यों का और आप सब अध्यापकों का इतना उपकार मानता हूं कि आपने ध्यान से मेरी बात सुनी। हो सकता है कुछ बातें मैंने बेकाम की भी की हों, तो बेकाम की हों उनको आप छोटा भाई मानकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये भारत की स्वतंत्रता की में आप हमारे साथ जुड़े, हम हिंदी की वर्तनी को ठीक ढंग से पढ़ सकें, पढ़ा सकें और भारत के भविष्य को समृद्ध कर सकें, और इस हिंदी की वर्तनी के आधार पर केवल हिंदी को नहीं, पहले भारतीय भाषाओं को और फिर अंग्रेजी वालों को भी पढ़ा सकें। ये हम कर सकें। इन भाव के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, आपका बहुत बहुत जी सर, बहुत बढ़िया जानकारी। कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, ये हमारे सहयोगी के हैं। वाई सिंह जी पूछना चाहते हैं, अहिंदी भाषी छात्रों की वर्तनी संबंधी समस्या का समाधान कैसे किया जाए। दूसरा प्रश्न है, दही, प्याज, मेज शब्द में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तीसरा प्रश्न, एक और प्रश्न ले लूं, ये अंतिम ही है। हाँ, ठीक है। हम आपसे जुड़ना चाहते हैं और बहुत जिज्ञासु हैं आपसे जुड़ने के लिए सर। तीसरा है सविता जी का, अधिकतर लोग अपेक्षा का विलोम क्या है ये सही रूप से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जी प्रकाश डालिएगा सर। जी, तीनों पर बात कर लेते हैं। जी, ये जो पहला सवाल आपने किया, हिंदी भाषियों की हिंदी की वर्तनी की अशुद्धियों को हम ठीक कैसे करें, ये थोड़ा बड़ा सा सवाल है, पर 2 वाक्यों 3-4 वाक्यों में मैं बात को पूरा कर दूंगा। देखिए, जो उड़िया भाषी की हिंदी की वर्तनी की समस्याएं हैं, या बांग्ला भाषी की हैं, या मराठी भाषी की हैं, या गुजराती भाषी की हैं, वो समस्याएं तमिल वाले की नहीं। अर्थात हर भारतीय अन्य भारतीय भाषा बोलने वाले की अलग तरह की वर्तनी की समस्याएं हैं।
एक की समस्याओं को दूसरे की समस्याओं से आप तुलना नहीं कर सकते और एक के समाधान को आप दूसरे पर लागू नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने जिस व्याकरण की कल्पना की है, तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना यह पड़ेगा कि बांग्ला भाषियों की जो हिंदी लिखते हैं, ऐसे 50-100 पढ़े लिखे लोगों की हिंदी के 2 पेज के कुछ उदाहरण रखने पड़ेंगे, कुछ मध्यम स्तर के पढ़े लिखे के और कुछ माध्यमिक के पढ़ने वालों के उदाहरण, तीनों के रखकर उनके बर्तनी के शोधन के नियम बनाने पड़ेंगे। ये हमने अभी तक बनाए नहीं। ये पहले सवाल का उत्तर। अब दूसरे सवाल का उत्तर दही और प्याज का। पूरब में जब आप भोजपुरी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां दही खट्टी है। जब आप ब्रज प्रदेश में आते हैं और इधर उत्तर भारत में के इस वाले हिस्से में आते हैं, पश्चिम वाले में, तो वहां दही खट्टा है। तो हमने आपसे क्या कहा कि हमें नागरी कैसी बनानी है, हमें हिंदी कैसी, हिंदी पर अधिकार केवल भोजपुरी भाषी का हो, ऐसा नहीं। भोजपुरी समाज में जब हम हिंदी का प्रयोग करेंगे तो इसलिए हिंदी के बहुत सारे मानक, हिंदी एक मानक वाली मानक नहीं। अगर आप अंग्रेजी में भी एक मानक नहीं, वहां भी क्वींस इंग्लिश अलग है और दूसरी अंग्रेजी अलग है। तो हमारी हिंदी अनेक मानकों वाली भाषा है। जनपदीय भाषाओं की दृष्टि से उस एक मानक के साथ अनेक उपमानक भी हैं। ये जो उपमानक हैं, तो दही खट्टा भी है और दही खट्टी भी है। किनके लिए? भोजपुरी भाषियों के लिए वो खट्टी है, अवधी भाषियों के लिए वो खट्टी है। पर हम जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनके लिए वो खट्टा है। तो लिंग का, जो भाषा का जो लिंग है, उसका क्षेत्रीय निर्धारण होता है। उसका निर्धारण हम एक आधार पर अगर हम कर रहे हैं तो दूसरे के हम प्रयोग को गौड़ कह रहे हैं या हम उसका अपमान कर रहे हैं, तो हिंदी का यह अपमान बंद होना चाहिए। तमिल वाले से आप ये उम्मीद करें कि वो ब्रज भाषी जैसी हिंदी बोलेगा, ये कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए। तमिल वाला तमिलियन हिंदी बोलेगा, उसकी हिंदी का मानक कुछ भिन्न होगा, तेलुगु वाले का कुछ मानक भिन्न होगा, उड़िया वाले का कुछ मानक भिन्न होगा। तो ऐसे हिंदी के, भारतीय भाषाओं वालों के अलग अलग उपमानक हैं और इन लिंग का निर्धारण हम हिंदी क्षेत्र की हिंदी मानक और हिंदी के उपमानकों के आधार पर करेंगे। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल मेरे ध्यान से विचलित हो गया। तीसरा सवाल क्या था सर? अधिकतर लोग अपेक्षा का विलोम का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सर म्यूट है आप, सर म्यूट हो गए हैं आप जी। अपेक्षा का विलोम अनपेक्षा, नए तत्पुरुष समास से बनेगा। अपेक्षा का न होना, उपेक्षा नहीं। अनपेक्षा, अपेक्षा का न होना। उपेक्षा में आप नजरअंदाज कर रहे हैं और अपेक्षा में आप उसके प्रति जुड़ रहे हैं, और अनपेक्षा में भी आप उससे कुछ जुड़ तो रहे हैं पर कुछ उससे चाह नहीं रहे हैं। तो अपेक्षा का विलोम अनपेक्षा होगा। ठीक है, मैं समझता हूं आपके तीनों प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया। जी सर। जी। हाँ जी। एक दो प्रश्न और आ रहे हैं जी। किसी ने पूछा है, मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न लगा कि भाई का स्त्रीलिंग भाभी होगा या बहन? ये भाई का भाभी या बहन दोनों में से कौन होगा? आप देखिए, दो बातें समझनी चाहिए। एक तो भौतिक यथार्थ को समझना चाहिए। भौतिक यथार्थ में अब मैं आपसे ये पूछूं, बहन का पुल्लिंग क्या होगा? तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, है ना?
ऐसे शब्द भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं, तो जब कभी लिंग की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ शब्द हैं जिनका केवल एक ही लिंग होता है, उनका दूसरा लिंग होता ही नहीं, है ना। कुछ शब्द हैं जिनके स्त्रीलिंग होते हैं, मतलब इस पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं। तो ये कभी लिंग की जब बात होगी तब ये ठीक सी बात होगी। तो ये भाई का भाभी ही ज्यादा ठीक है ना। अभी यहाँ बहन को उस भाव के किसी ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है, बहन का बहनोई लिखा है चैट बॉक्स में। अब बहन, अब ये थोड़ा फिर अतिवाद हो जाएगा। अब जिस बहन ने विवाह न किया हो तो आप कैसे कहेंगे, या जो बहन अभी कन्या है उसको क्या कहेंगे आप, है ना। तो ये इसलिए कुछ शब्द एक लिंगी होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सीधे उत्तर नहीं है। और एक प्रश्न और आ रहा है कि गांधी में वो कैसे लिखा जाएगा, वो बिंदी अनुस्वार वाली लगेगी या अनुनासिक वाला, क्या अनुस्वार वाली बिंदी वाला गलत है। हमारे विश्वविद्यालय के नामकरण में चूंकि वैसा संसद ने पास किया है तो हमारी लाचारी है, इसलिए हम अनुस्वार वाला लिखते हैं, पर वो गलत है। पर गांधी में अनुनासिक चंद्रबिंदी ही लगेगी। अच्छा, अभी इन सब पर बात करेंगे अलग से कभी, है ना। आज तो इतना ही संभव था, इससे ज्यादा संभव नहीं था, है ना। फिर भी आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, तो आप सबके प्रति आपका बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। जी सर, आपसे जुड़ने के लिए बहुत लोग इच्छुक हैं, चैट में भरमार है आपसे संपर्क करने के लिए और आपको आप में अपने आप को शामिल करने के लिए। क्या बात है, बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन। मैं आग्रह करूंगी नवजीवन मॉडल स्कूल की प्रधानाचार्य महोदया को कि धन्यवाद विज्ञापन करें। बेटी नहीं बेटू, ऐसे नहीं। एक वाक्य में थोड़ा बोलता हूँ। बहन अनीता जी को के पास ये चैट बॉक्स में और ऐसे ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी, तो हम आपको अपने भारतीय भाषा मंच का एक सर्वेक्षण फॉर्म जो भेजेंगे, आवेदन पत्र भेजेंगे, तो उससे जुड़ करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और लगातार हम लोग काम कर सकते हैं जहां भी आप हैं वहां से। और हम कुछ देश हमने चैट बॉक्स फॉर्म में फीडबैक फॉर्म डाला है। फीडबैक फॉर्म में पूछा भी गया है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो उसमें लिख सकते हैं, अपनी इच्छा बता सकते हैं जी। और साथ में भारतीय भाषा मंच का फेसबुक पेज का लिंक भी शेयर कर दिया है। वाह। और इस समय लगभग 700 लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से। मैं फेसबुक पर देखने वाले सभी मित्रों, भाइयों और मित्राओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको अंजना जी हैं? हाँ जी धन्यवाद सर। मैं हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। अंजना जी, आप दिखनी भी चाहिए पहले। हाँ जी सर, मैं दिख रही हूँ। कहाँ दिख रही हैं? आप दिख तो नहीं रहे। सर मैं दिख रही हूँ। मैं देखिए सर, मैं बिल्कुल, मेरी वीडियो स्टार्ट है। आपको वो पिन करना पड़ेगा उनको अपने चैट बॉक्स में शायद। अच्छा हाँ, ये तो ठीक है जी। हाँ जी धन्यवाद सर। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने इतने विस्तृत रूप में और इतनी अच्छी तरह से हिंदी भाषा के बारे में जानकारी दी है कि आज से पहले सर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इतने विस्तृत रूप में हिंदी भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। आज हिंदी भाषा जो है, जैसे आपने बताया कि विश्व में दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा है, पर अगर हमारी जो मातृभाषा है, अगर हम इसको कहें कि इसी को ही हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तभी हम अपना और अपने देश का विकास संभव कर सकते हैं। क्योंकि इसी भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, उनको अपनी बात को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। आज आपने सर, आपका जो चिंतन है वो और आपका ज्ञान है वो बहुत वृहत रूप में है, और आज आपने इस माध्यम से बहुत सारे लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं उनको आपने शांत किया है। और जैसा कि मुझे बहुत सारी जिज्ञासा थी, यहाँ पर उपस्थित सभी लोग जिनके यहाँ पर हैं, उन सभी की जिज्ञासाएं होंगी हिंदी भाषा के बारे में। मुझे लगता है आज उनकी बहुत सारी जो क्वेश्चंस थे वो उनके आंसर उनको मिल गए होंगे, और आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया है उस पर चल करके हम अपने राष्ट्रभाषा को आगे लेके जा सकते हैं। हालांकि मैं उन लोगों में से हैं हम लोग जो आज इस माध्यम से जुड़े हुए हैं
कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी मातृभाषा को आगे लेकर के आएं और उसको विस्तृत करें और उसको विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा के रूप में लेकर के आ सके। मैंने आज आपको सुना, आपने बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं कि जिसके द्वारा हम हिंदी भाषा को सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा के रूप में आगे लेके जा सकते हैं। और आज आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी जो भाषा है, जो हिंदी राष्ट्रभाषा है, एक बहुत ही अच्छी भाषा है। मैं सिर्फ लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में यूं कहें कि जीवन की परिभाषा है हिंदी। और मैं अनीता शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे एक जो मंच है हमें दिया, जितने भी हिंदी के अध्यापक हैं, कि उनको आज एक हिंदी भाषा को जानने का, समझने का मौका मिला आपके द्वारा। और मैं रेखा जी को कहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मंच का संचालन किया है, आज का जो प्रोग्राम है उसका संचालन किया है। मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। आभार। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद और मेरा विशेष आभार और धन्यवाद वृषभ प्रसाद जैन जी के लिए हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। हम लगभग 3 महीने से उनका समय लेने की कोशिश कर रहे थे और आज वो जाकर के मटेरियलाइज हुआ है। जी। नहीं, बहुत बहुत आपका भी आभार। इस बहाने हम लोग आपसे बात कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।